Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari, and today in this video we are going to start with the fourth topic of scope and objectives of financial management. This is related to the functions of financial management. Financial management में basically तीन तरह के functions है, जो कि overview हम बोले अगर functions of the financial management का, तो तीन तरह के decisions हम लेते हैं. कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की प्रॉफिट डिपेंड करती है इन तीन तरह के डिसीजंस पे. ये सब शुरू करने से पहले आइए देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या देखा है. द वेरी फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हमने देखा, यही चीज हम इस वाली वीडियो में ज्यादा डिस्कस करेंगे. एक चीज कि फाइनेंसिंग कहाँ से करवानी है, दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, और तीसरी चीज डिविडेंड कहाँ बांटना है, मतलब कितना बांटना है. ठीक है. इंट्रोडक्शन के बाद में हमने देखा मीनिंग एंड टू एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. उसमें हमने दो डेफिनेशन देखी थी. उसके बाद में एस्पेक्ट्स में हमने दो चीजें देखी थी कि दो तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. उसके बाद में हमने देखा था इवोल्यूशन. थर्ड टॉपिक था इवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल एंड मॉडर्न फेज, ये तीन चीजें देखी. अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इट डिपेंड्स अपॉन थ्री बेसिक डिसीजंस कि पैसा आएगा कहाँ पे, कहाँ से, पैसा इन्वेस्ट कहाँ होगा और कितना डिविडेंड बांटा जाएगा. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजंस जो हमको लेना जरूरी है. द फर्स्ट वन इज द फाइनेंसिंग डिसीजन कि पैसा आएगा कहाँ से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड देन द डिविडेंड डिसीजन. दीज आर द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फंक्शन यानी कि क्या काम करना. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या काम करना होता है, तीन तरह के, कि पैसा आएगा कहाँ से, इन्वेस्ट कहाँ होगा, और फिर डिविडेंड कितना बांटना है. ठीक है. लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द फाइनेंसिंग डिसीजन. आपको याद होगा ये तीन लोग, एक होता था हमारे यहाँ पे इक्विटी, एक होता था डेट, और एक होता था मान लो बैंक लोन. ठीक है. सो इन लोगों से पैसा लेके आना इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क. यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि हमें कितने पैसों की जरूरत है सबसे पहले, फिर वो पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, दूसरी चीज इक्विटी से, डेट से, या फिर बैंक से. तीसरी चीज कि किस किस से कितना पैसा लेके आना है. हो सकता है 100 करोड़ में से 30-40 करोड़ मैंने इक्विटी से लाया, 30 करोड़ मैंने डेट से लाया, और 30 करोड़ मैंने बैंक से मंगवाया. दिस इज कॉल्ड एज एक मिक्स, प्रॉपर मिक्स कैपिटल स्ट्रक्चर. दिस इज फाइनेंसिंग. इस केस में फाइनेंस मैनेजर का ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कौन से सोर्स से पैसा लाने से कंपनी में रिस्क बढ़ रहा है. इक्विटी में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, डेट में थोड़ा कम होता है, बैंक में थोड़ा कम होता है. सो रिस्क भी ध्यान में रखना पड़ेगा. एक नॉलेजेबल पर्सन का होना इस फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप प्रॉपर तरीके से फाइनेंसिंग करवाना चाहते हो कि भैया कम से कम खर्चे में हमारे पास हमको जितनी जरूरत है पैसों की वो आ जाए. दूसरा डिसीजन था पैसा आने के बाद में इन्वेस्टमेंट का, कि ये पैसा कंपनी में तो आ गया, अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये पैसे को इन्वेस्ट कैसे किया जाए, किस चीज में कितना पैसा डाला जाए, किस चीज में कितना पैसा डाला जाए. दिस इज द अनदर फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड द थर्ड टाइप इज द डिविडेंड डिसीजन. सीधी सी बात है, आपने इनसे पैसा लिया था, इन्वेस्ट किया, कुछ कमाया, और वापस इन्हीं को ही देना है. लेकिन अब अगर मान लो आपने 10 करोड़ कमाया था, लेट्स से आपने टोटल 12 करोड़ कमाया, तो आप ऐसा डिसाइड कर सकते हो कि चलो 7 करोड़ रुपए इनको बांट देते हैं और 5 करोड़ रुपए कंपनी में ही रहने देते हैं, क्योंकि अगले साल हमको और पैसा लगेगा एक्सपांशन के लिए, ग्रोथ के लिए, नई मशीन्स लाने के लिए. तो और पैसों के कहाँ से आएगा, जो हमने कमाया उसी में से रख लो ना. फिर वापस मार्केट में जाके इश्यू करवाने से तो कोई मतलब नहीं है. आपके पास अगर 12 करोड़ रुपए है, उसमें से कम बांटो डिविडेंड. सो डिविडेंड कितना बांटना चाहिए, ऑप्टिमम कितना होना चाहिए, ये अगला डिसीजन हो गया. अब मैं आपको बता रहा हूं, इन तीन चीजों पे हमारे पास आने वाले वीडियोस में अलग अलग चैप्टर है. एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि कवर होता है फाइनेंसिंग डिसीजन में. एक है कैपिटल स्ट्रक्चर, ये फाइनेंसिंग डिसीजन में कवर होता है. एक चैप्टर आपका कैपिटल बजटिंग, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया. एक है रिस्क एनालिसिस, ये भी इसी में हो गया. एक है लीजिंग डिसीजन, ये भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट हो गया. फिर डिविडेंड डिसीजन में डिविडेंड के लिए अलग से एक चैप्टर है. यानी इन तीन पे काफी सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है. Are you getting it? So these are the functions of the financial management.
अगर अब एग्जाम में लिखने की बारी आई तो सर हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, थोड़ा सा वर्डिंग्स के साथ में बता दोगे तो मजा आ जाएगा। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। 3-4 पॉइंट है जो आपको लिखने की जरूरत है एग्जाम में, सो इन पॉइंट्स पे काफी ध्यान देना, ठीक है। पहला पॉइंट देखो, दीज डिसीजंस, कौन से फाइनेंसिंग डिसीजन, कि पैसा कहां से आएगा, इट रिलेट टू एक्वायरिंग द ऑप्टिमम फाइनेंस टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड सीइंग दैट फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल आर इफेक्टिवली मैनेज्ड। मतलब यही हुआ आपका कि पैसा लेके आना कहीं से, जो मैंने आपको अभी अभी बताया, ताकि मेरे कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है मैं फुलफिल कर पाऊं मेरे फिक्स्ड एसेट्स में और वर्किंग कैपिटल में मैं उसको इन्वेस्ट कर पाऊं। सेकंड, यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको एक अच्छा नॉलेज होना जरूरी है कि कौन कौन से सोर्सेस मार्केट में अवेलेबल होते हैं एंड द रिस्पेक्टिव कॉस्ट कितनी है। सीधी सी बात है, इक्विटी से लाना, डेट से लाना या प्रेफरेंस से लाना, ठीक है, बट हर एक से पैसा लाने का खर्चा कितना लग रहा है ये फाइनेंस मैनेजर को पता होना जरूरी है, इसलिए उसका एक नॉलेजेबल पर्सन होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, सच मैनेजर्स ऑल्सो नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एज टू द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश फ्लो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एक बार का किसी साल में कम हुआ तो चलता, लेकिन अगर आपके पास में कैश नहीं रही ना तो आपका ऑपरेशन कंटिन्यू होना बंद हो जाएगा। यू नीड टू हैव कैश विथ यू। अब आप सोचो, आपका एक साल प्रॉफिट नहीं हुआ चलता, लेकिन कैश होना जरूरी है आपके पास में। सो डिफरेंस है कैश फ्लो में और प्रॉफिट में, डिफरेंस है। प्रॉफिट आप पीएनएल में दिखाते हो, जैसे अकाउंटिंग करते हो उसके हिसाब से, लेकिन कैश फ्लो इज एक्चुअल कैश। अगर ये नहीं रही ना तो आप दूसरे दिन से ऑपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको खर्चे उठाने पड़ते हैं, रेंट पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपका रॉ मटेरियल खरीदना, क्रेडिटर्स को देना, सैलरी पे करना। अगर आप ये सब रोक दोगे कैश न होने की वजह से तो आपका धंधा रुक जाएगा। सो फाइनेंस मैनेजर को इसका नॉलेज होना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश। एंड उसके बाद में फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑल्सो कॉल फॉर अ गुड नॉलेज ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। मैंने आपको बोला था कि इक्विटी में सबसे ज्यादा रिस्क है, डेट में उससे कम है, बैंक लोन में उससे कम है। ये रिस्क का पता होना भी जरूरी है ताकि हम प्रॉपरली डिसाइड कर सके कि कौन सी सोर्स से कितना पैसा मंगाना है। एंड द लास्ट वन, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है कि किसी के पास में मान लो एक शॉप है, तो वो पूरी तरह से उसको ध्यान में रखता है कि भैया हमारे यहाँ जो गुड्स रखे हुए हैं, हमारी शॉप में, हमारी दुकान में जो गुड्स रखे हुए हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं आग लगने की वजह से। तो वो क्या करता है, उसके लिए वो करता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लेता है। आ रही बात समझ में? तो आप भी जितना भी चीजें खरीद के लेके आते हो या फाइनेंसिंग करवाते हो, यू नीड टू फाइंड आउट कि कहाँ कहाँ रिस्क है और कैसे उसको हेज कर सकते हो। हेज करना मतलब रिस्क को प्रोटेक्ट करना, जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आपने, उस तरह से। So this is all about financing decision. These are the points that you can write down. हम जस्ट ऊपर से ओवरव्यू कर रहे हैं, हम ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं अभी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेट टू द सिलेक्शन ऑफ असेट्स इन विच द फंड्स विल बी इन्वेस्टेड। ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये इन असेट्स को सिलेक्ट करना, ताकि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सके। दिस काइंड्स ऑफ डिसीजंस आर कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। फंड्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस कौन से? ये वाले, ठीक है। हैव टू बी इन्वेस्टेड इन वेरियस काइंड्स ऑफ असेट्स। लॉन्ग टर्म फंड्स आर यूज्ड इन अ प्रोजेक्ट फॉर वेरियस फिक्स्ड असेट्स एंड ऑल्सो फॉर करंट असेट्स। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आपके पास में फंड्स लॉन्ग टर्म है, आप जो फाइनेंसिंग कराते हो ना, ये फाइनेंसिंग देखो, आप जो फाइनेंसिंग कराते हो ये दो तरह की होती है। एक तो होती है लॉन्ग टर्म, एक तो होती है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग यानी कि इक्विटी से पैसा ले लिया, डेट से पैसा ले लिया, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कैसे हो गई? जैसे कि मैंने आपको नहीं बताया था, कहाँ हमने डिस्कस किया था, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये छोटी छोटी चीजें, फंड बेस्ड, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, एक साल के अंदर के लिए। लेकिन आप इक्विटी लो, डिवेंचर लो, इंटरनेशनल फंडिंग लो, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल तक के लिए फाइनेंसिंग करवाना, तो ये सोर्सेस यूज करने पड़ेंगे। लेकिन आपको सिर्फ 1 ही साल तक पैसा चाहिए, 1 ही साल के लिए पैसा चाहिए, या 2-3 साल के लिए बस मैक्सिमम पैसा चाहिए, तो बैंक से ले लो,
ठीक है। सो दो तरह की फंडिंग हमने देखी, एक तो होता है लॉन्ग टर्म, एक तो होता है शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म का जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म का पैसा फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए जाता है, बिल्डिंग खड़ी की, मशीनरीज लेके आए, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा, पुल बांधा मान लो, ठीक है, उसके बाद गाड़ियां खरीद ली, फिक्स्ड एसेट्स में, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म पैसा है, ये वर्किंग कैपिटल के लिए ज्यादा काम आता है। रॉ मटेरियल वगैरह आप जो खरीदते हैं, यानी कि करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। सो आपको बैलेंस शीट पता है ना, बैलेंस शीट ये होती है, ठीक है। यहां से तो पैसा आता है, यहाँ फिक्स्ड असेट्स होते हैं, तो यहाँ लॉन्ग टर्म पैसा यूज होता है। और ये जो वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट है, ये वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है, करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और यहाँ शॉर्ट टर्म वाला पैसा यूज होता है। सो एक फाइनेंस मैनेजर को ये पता होना जरूरी है कि वो पैसा कहाँ से लेके आ रहा है, वो लॉन्ग टर्म पैसा है कि शॉर्ट टर्म पैसा है। अगर आपने लॉन्ग टर्म पैसे को शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए यूज किया तो भी नुकसान है, और शॉर्ट टर्म पैसे को लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए यूज किया तो भी नुकसान है। गलत डिसीजन की वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपको कंपनीज बंद करनी पड़ रही है। सो ये सब चीजें ना हो, इट्स बेटर। आगे, द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन अ प्रोजेक्ट हैज टू बी मेड आफ्टर केयरफुल असेसमेंट ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट थ्रू कैपिटल बजटिंग। आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे, कैपिटल बजटिंग नाम का एक चैप्टर है। आप बस ऐसे ही मुंह उठा के कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर दोगे। अगर आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आपका पर्पस क्या है, उससे उसमें अगर 10 करोड़ रुपए लग रहा है बिल्डिंग खड़ी करने में, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना हम, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, सो उसमें अगर आपको 20 करोड़ रुपए का पैसा इन्वेस्ट करना है तो पहले आप पता करो कि उस बिल्डिंग से हमको फायदा कितना होगा। अगर फायदा 20 करोड़ से ज्यादा का हो रहा है तो ही तो 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना आपको बेनिफिशियल होगा। अब आप बोलो यार ये सब करके ताम झाम करके मेरे को सिर्फ 5 करोड़ कमाने मिलेगा, उसके लिए 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दोगे, ये कहाँ का अच्छा डिसीजन होगा। तो कैपिटल बजटिंग करना जरूरी है। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? कैपिटल बजटिंग यानी कि डिसाइड करना कि हमारा पैसा जा कितना रहा है और आ कितना रहा है, इसको बोलते हैं कैश आउट फ्लो, कैश इन फ्लो। सो पैसा जा रहा है मान लो 10 करोड़ और आ रहा है 12 करोड़, तो बात बनती है इन्वेस्टमेंट करने की, अदरवाइज नहीं। सो प्रॉपरली डिसाइड करना इज नेसेसरी। उसके बाद में लॉन्ग टर्म फंड्स इज ऑल्सो टू बी केप्ट फॉर फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स। क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स आपको अगर रीपे करने पड़ गए तब थोड़ा लॉन्ग टर्म फंड्स आपको होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल रुक गया तो आपका ऑपरेशन रुक जाएगा। द इन्वेंट्री पॉलिसी वुड बी डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द फाइनेंस मैनेजर। सीधी सी बात है, आप रॉ मटेरियल में भी इन्वेस्टमेंट करोगे ना। मान लो आप पेपर बनाना चाहते हो तो पेपर के लिए लगता है लकड़ी, ठीक है, वुड लगेगा, और वो वुड है इज द रॉ मटेरियल टू यू। अब आपको एक पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी कि हम एटलीस्ट कितना स्टॉक रखेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट कितना करना है, वापस कब परचेज करना है। अगर आप बोलोगे साल भर का मैं एक साथ ही स्टॉक मेंटेन कर लेता हूं, तो स्टार्टिंग में पैसा चला जाएगा, बाद में कभी नहीं लगेगा साल भर में, ठीक है। लेकिन एकदम से इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करना इज नॉट ऑल्सो गुड, क्योंकि कॉस्टिंग होती है, आपका खर्चा लगेगा। So this is all about the investment decision, and the last decision in very simple is the dividend decision. Dividend decision में क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं, हमने पैसा लेके आया था, हमने कम मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया, हमने साल भर ऑपरेट करके पैसा कमाया। मान लो आपने 100 करोड़ लेके आए थे एट द कॉस्ट ऑफ 10%, यानी कि आपको इस पे 10 करोड़ रुपए चुकाने। आपने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया और इससे आपने 12 करोड़ रुपए कमाए, यानी कि एक्स्ट्रा कितने कमाए, 2 करोड़ रुपए। 10 करोड़ तो देना ही है। अच्छा, आप एक काम करो, अब आप इसमें से एक काम कर सकते हो कि 12 करोड़ में से मान लो कि आपका 5 करोड़ तो इंटरेस्ट ही आ रहा था, वो तो फिक्स होता है, देना ही पड़ता है। लेकिन आप एक काम करो, 5 करोड़ रुपए डिविडेंड बांट दो इक्विटी वालों को, तो भी आपके पास 2 करोड़ रुपए कंपनी में बचे रहेंगे। क्यों बचा के रखा 2 करोड़ रुपए सर कंपनी में? क्योंकि अगले साल मेरे को और चीजें खरीदनी है कंपनी को, तो एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा? पूरा तो 100 करोड़ रुपए आपने डाल दिया फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में, तो एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा? यही प्रॉफिट में से हम बचाएंगे, तभी ना हम अगले साल में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर मैं आज सारा पैसा बांट दूं 12 करोड़ का 12 करोड़, और अगले साल मेरे को अगर नई मशीन खरीदनी रही, तो मैं कहां से लाऊंगा वो पैसे? वापस से इक्विटी इश्यू करूं? पिछले साल तो मैंने उनको दिया था, इस साल मैं उनसे मांग रहा हूं। दिस इज नॉट गुड। सो आपने जो पैसा कमाया पहले उसको यूज करो, फिर कम पड़े तो मार्केट में जाके और इश्यू करो मार्केट से। So these are the 3 types of function. ये सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज लॉन्ग टर्म फंक्शन।
जो डिसीजंस होते हैं लेने के, एक होता है शॉर्ट टर्म। इसके बाद अगर फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड करो तो दीज आर द लॉन्ग टर्म एंड दीज आर द शॉर्ट टर्म। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म में और कुछ नहीं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, WCM, यानी कि वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना, ये हम देखेंगे। हमारे इस वाले चैप्टर में इतना डिटेल में ये है नहीं, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे। आने वाला एक लास्ट चैप्टर है हमारे पास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें है, उसमें हम अच्छे से देखेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी द टफेस्ट चैप्टर टू यू, सो ध्यान से जरूर पढ़ना उसको। सो दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओवरव्यू में बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर मीनिंग एंड एस्पेक्ट देख लिया, इवोल्यूशन देख लिया, और इस वाले पार्ट में हमने फंक्शंस भी देख लिए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 3 तरह के फंक्शन होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। एक तो पैसा कहाँ से लाना, फाइनेंसिंग डिसीजन, उसको कहाँ पे लगाना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड द थर्ड वन इज द डिविडेंड डिसीजन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अब एटलीस्ट आपको अगर नोट करना तो आप ये 3 चीजें नोट कर सकते हो। ठीक है, लिखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में तो आपको आ ही गया है। और इतना ज्यादा, मतलब मैंने आपको बहुत ज्यादा बताया, उसका हार्डली 50% भी आपको याद रहना इनफ है। आपके सिलेबस के हिसाब से सिर्फ 50% कवरेज, सो उतना ही लिखो। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरी है? 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया, 6 मार्क का क्वेश्चन आ गया। राइट डाउन द इंपॉर्टेंस या एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तब आप क्या लिखोगे, एग्जैक्टली पॉइंट क्या होने चाहिए? बाकी तो आपको पता है, एक ओवरव्यू आप बता सकते हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इन्वेस्टमेंट में हेल्प होती है, डिविडेंड में हेल्प होती है, पैसा लाने में हेल्प होती है, सब कुछ मैनेज करने में, कंट्रोल करने में हेल्प होती है। लेकिन एग्जैक्ट 5 पॉइंट क्या होने चाहिए, 6 पॉइंट क्या होने चाहिए, इंस्टीट्यूट के हिसाब से हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।